नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में आ गया है और यह मुद्दा जो है वो हायर एजुकेशन को लेकर के है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट किया जाता है, वहां के जो प्रशासनिक देखरेख करने वाले व्यक्ति होते हैं। और यह मुद्दा जो चर्चा में आया है वह चर्चा में लाने वाले कौन है, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अपनी चुनावी एक रैली में यह बात कहते हैं कि फिलहाल देश में जितने भी वाइस चांसलर की नियुक्ति की जा रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, दरअसल वह जो है एक खास संगठन के लोगों को इसमें रखा जा रहा है। और वे जब एक खास संगठन के लोग यूनिवर्सिटी के चांसलर बन के आते हैं तो अपनी विचारधारा को शैक्षणिक व्यवस्था पर लागू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, फी को लेकर के हो, या फिर जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें, या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो प्रांगण है उसका जो माहौल है, इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात कहा। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि उनका ये कहना था कि जिस भी वाइस चांसलर की नियुक्ति की जा रही है उसमें टैलेंट को नहीं देखा जा रहा है, उनके योग्यता को नहीं देखा जा रहा है, उनके अनुभव को ना देखा जा रहा है, बल्कि सिर्फ एक बात देखी जा रही है कि वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, और वह राजनीतिक पार्टी किसी खास संगठन से संबंधित है तो वह व्यक्ति भी यदि उस खास संगठन से जुड़ा हुआ है तो उनके वाइस चांसलर बनने की संभावना बढ़ जा रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से चरमराती जा रही है। और जो आप कह सकते हैं हायर इंस्टीट्यूट, एक जो इंस्टीट्यूशन के रूप में आप कह सकते हैं कि जो एक काम रहता है कि आप समाज को दशा दिशा दिखाएं, निश्चित तौर पर वह अपने पथ से भटक गई है। ये पूरी तरह से इनका आरोप है। और देखेंगे यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर पर नज़र दौड़ाएं तो ये न्यूज़ जो है प्रमुखता से सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब इसको लेकर के मामला क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा, ये चुनाव का मौसम तो है ही, तो मामला सरगर्मी और इसका तेज हो जाता है। इसके जवाब में ये हो जाता है कि विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर ने एक ओपन लेटर लिखा है, और ओपन लेटर ये राहुल गांधी के नाम से लिखा गया है। 181 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह लेटर लिखा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के चांसलर शामिल हैं। डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा देखेंगे आप यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है। और इस लेटर में यह कहा गया है कि राहुल गांधी जो है अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं वाइस चांसलर सभी को, क्योंकि उनका यह कहना है कि इनकी जो नियुक्ति की प्रोसेस है यह प्रोसेस काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी योग्य लोग और काफ़ी अनुभवी लोग ही इस पद तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन यह कह देना कि एक संगठन के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, यह निश्चित तौर पर अपमानजनक है और इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। आप देखेंगे विभिन्न चांसलर के द्वारा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगरतला से एएनआई ने ये न्यूज़ दिया है, तो अगरतला कहने का मतलब है त्रिपुरा की राजधानी, यानी कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि राहुल गांधी जो है वाइस चांसलर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वह गलत है, और हम सभी जितने भी लोग हैं वाइस चांसलर हैं वो सभी इसका खंडन करते हैं। और हमारा जो सिलेक्शन होता है, देखिए, सिलेक्शन बेस्ड ऑन हिज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओके, तो इन सब आधार पर ही चयन की प्रक्रिया रखी जाती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो नोएडा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, उनके भी वाइस चांसलर का अगर आप देखेंगे तो इनका भी ये कहना है कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं होता है, बल्कि यह जो है यूजीसी के द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कहा गया है। अब हम जरा देखते हैं कि जिस तरह से कहा गया कि भारतीय हायर एजुकेशन का, इंडियन हायर एजुकेशन का जो है एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, यानी कि राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो यह देखना भी जरूरी हो जाएगा कि क्या वाकई जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्र नेताओं की अगर यहाँ पर थोड़े से आगे बढ़ के बात कीजिए तो ये हमेशा ही ये प्रश्न रहता है। पिछले 10-15 साल में आप देखेंगे जो एक तरह से नज़र आता होगा कि मीडिया में हमेशा ये चर्चा में बना रहता होगा कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन उससे उलझती हुई नजर आ रही है। ठीक है,
लेकिन अगर आप देखेंगे, आप दो पक्ष इसके हैं। एक पक्ष का ये कहना होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह की राजनीति सरगर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो छात्र चुनाव जो होते हैं उसका भी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि छात्र जो यूनिवर्सिटी में आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि राजनीति करने के लिए। उन्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और समाज को इस हिसाब से उन्हें जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं तो काफी संसाधन उस पर खर्च हो रहा है उन छात्रों पे। और वे छात्र यदि राजनीति में जाएंगे और अगर कैंपस में राजनीति करते हैं तो कैंपस का माहौल भी खराब होगा और बहुत सारे छात्र जो पढ़ने वाले हैं निश्चित तौर पर वह भी बाधित होंगे। वही दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो आप निश्चित तौर पर यह समझ पाएंगे कि किसी भी देश में छात्र राजनीति यदि नहीं हो, छात्र जो है अगर राजनीति में ना आए, तो आप देखेंगे कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वह शिथिल हो जाता है। दुनिया भर के इतिहास को पलट करके आप देखिए, आप देख पाएंगे कि जब जब वहां क्रांति हुई है, जब जब प्रशासन शासन में बदलाव हुआ है, तो इसके लिए छात्र राजनीति जिम्मेदार रही है। युवा वर्ग है ये, और ये युवा वर्ग जो है निश्चित तौर पर देश में यदि कुछ गलत चल रहा है या किसी नीति निर्माण में खामी है, तो ये अपनी बात मुखरता से रखते हैं और शासन प्रशासन पर यह दबाव डालते हैं कि चीजों में तब्दीली की जाए ताकि राष्ट्र जो है उन्नति के शिखर पर बढ़ सके। अब अगर आप देखें कुछ उदाहरण लेकर के यहाँ पर, तो देश के, भारत, वैसे तो पूरी दुनिया में आप नजर आएगा आपको ये चीज, लेकिन हम भारत के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो इस देश के दिग्गज कई नेता जो है छात्र राजनीति के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं और समाज सेवा में आगे आए हैं, बाद में वो राजनीति में भी आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कन्हैया कुमार अगर देखें आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं इस बार लोकसभा से, और दिल्ली से ही हैं। वह भी जेएनयू से निकले हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आपको अरुण जेटली बीजेपी से रहे थे, दिवंगत नेता हैं, ये भी छात्र राजनीति से ही आते हैं। इमरजेंसी का समय जब होता है उस वक्त जो है 70-80 के दशक में, इस दौर में ये सभी लीडर जो हैं काफ़ी आप देखेंगे सरगर्मी के साथ ये छात्र राजनीति में लगे रहते हैं और आगे चल करके ये जो है फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, ये भी छात्र राजनीति से निकले हैं। ये सभी जेपी आंदोलन से निकले हुए थे। रामविलास पासवान भी यहाँ जो छात्र राजनीति से ही निकले, दिवंगत नेता है। पिछले कुछ दिन पहले सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उनका देहांत भी हुआ है, ये भी छात्र राजनीति से निकले हैं। और अधिकांशतः लोग जो इसमें है, जो इमरजेंसी के टाइम फिर जेपी मूवमेंट हुआ, इस सबसे आगे आए। समय के साथ जो देखा जा रहा है कि छात्र राजनीति कई देशों में जरूरत का एक आप कहेंगे कि कारण बनता जा रहा है, कि जरूरत बनता जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शासन में भ्रष्टाचार का माहौल काफी रहता है। अगर आपको 2012 का मैं एग्जाम्पल दूं, 2012 में देश में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था और मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अगर मोमेंट आपको ध्यान में होगा तो अन्ना हजारे जी इसमें आंदोलन पे बैठे थे, अनशन पे, रामलीला मैदान में दिल्ली में। फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के छात्र ही इनको सपोर्ट किए थे और फिर निश्चित तौर पे लोकपाल वाला जो मुद्दा था ये सब आगे बढ़ा था। तो वही दो पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि छात्रों को राजनीति छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे पक्ष का कहना है कि राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि अगर छात्र राजनीति नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है समाज जो है वो शिथिल हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब यहाँ पर एक डिबेट ये आ जाता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग, किसी खास पार्टी से, किसी खास संगठन से जुड़े हुए लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, फिर इसका छात्र राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां के माहौल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर यह विचार करने की बात जरूर हो जाता है। ठीक है, अब अगर जैसे कि मैंने कहा कि वाइस चांसलर को लेकर के बातें कही गई राहुल गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के चांसलर्स हैं 181 चांसलर ने ओपन लेटर लिखा। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से चांसलर ने कहा, आपने देखा कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा के जो चांसलर हैं उनका कहना था कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा तो नियुक्त किया जाता है नहीं, इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और यह प्रोसेस जो है यूजीसी के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले वाइस चांसलर होते क्यों हैं। देखिए, वाइस चांसलर ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक ऐसा पद होता है जो हाईएस्ट रैंक होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। वहाँ के प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो वहाँ की कैंपस के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं तय की जाती है, जो भी व्यवस्था है उसके लिए उत्तरदायित्व यदि एक व्यक्ति है, यदि एक
पद है तो वह कुलपति का पद होता है, वह वाइस चांसलर का पद होता है। ठीक है, और ये जितने भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक फंक्शन वगैरह करते हैं, ये जो है यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते हैं, एकेडमिक काउंसिल में भी होते हैं, फाइनेंशियल कमेटी में होते हैं, सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये कर्ता धर्ता होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि देश में यूनिवर्सिटी के अगर देखेंगे कई तरह के प्रकार हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत तरह के व्यवस्था है शिक्षा के, हायर एजुकेशन की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है तो उस स्टेट के जो भी गवर्नर होते हैं, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए, यानी कि जो चांसलर, तो चांसलर कहा गया है इन्हें, और चांसलर कौन होंगे, जो कि गवर्नर होंगे, जो कि उस स्टेट के राज्यपाल महोदय होंगे, उनके द्वारा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आप कहेंगे कि फिर आपने तो केवल स्टेट यूनिवर्सिटी की बातें की, लेकिन आपने तस्वीरों में जेएनयू भी दिखाया, आपने डीयू भी दिखाया, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्ति कैसे होती है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ये स्पष्ट रूप पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यह भी कैसे होता है, तो एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी होता है जिसमें 3 से 5 मेंबर तक रहते हैं, उसके आधार पर सिफारिश किया जाता है और उस सिफारिश के आधार पर जो है फिर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। और यह जो होता है यूजीसी के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रेगुलेशन 2018 के द्वारा होता है, और ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया में रखा जाता है। यह देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, मिनिमम उनके पास क्वालिफिकेशन अगर देखें तो वह पीएचडी जरूर हो, उनके पास शैक्षणिक अनुभव हो, उनके पास प्रशासनिक अनुभव हो, और ये सब चीज जब लंबे समय तक होता है, उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होता है, फिर उनकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि देखिए, वाइस चांसलर और सरकार के बीच जो ये तानातानी का मामला होता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी ये सब आरोप लगते रहे, जो भी सरकार सत्ता में रहती है उस पर हमेशा ही ये आरोप लगता रहता है कि वो शैक्षणिक संस्थान में, खास करके हायर एजुकेशन में, अपने मन मुताबिक के लोगों की नियुक्ति करते रहती है, गवर्नर के माध्यम से कराने की कोशिश करती है। कई बार क्या होता है कि स्टेट में किसी दूसरी पार्टी का गवर्नमेंट होता है और सेंटर में किसी दूसरी पार्टी का गवर्नमेंट होता है। अब एक बात समझिए, मैंने कहा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, तो स्टेट है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो नियुक्ति वीसी की जाएगी वह किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जो है, यह पद जो है राज्यपाल का, यह एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और ये एजेंट किसके रूप में काम करते हैं, किसके एजेंट होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं राज्य में। अब यहां पर समझ लीजिए, और इनको ही ये बहाली करना है, तो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, यह स्टेट गवर्नमेंट कुछ नेम सजेस्ट करती है। ठीक है, और इस पर हमेशा तकरार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जिनकी नियुक्ति करना चाहती है, ये गवर्नर उनकी नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसको लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है। अगर दो अलग अलग राजनीतिक पार्टी हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, बंगाल का ही ले लीजिए। बंगाल में क्या है कि लगातार गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच विवाद विभिन्न मुद्दों पर चलता रहता है, और उसमें से एक जो अहम मुद्दा है विवाद का, वो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के है। अब समझ लीजिए, अगर इतनी बड़ी मुद्दा है और लगातार ये चर्चा में चलता रहता है, और सिर्फ बंगाल ही नहीं, कई अन्य राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, बिहार में इस पर विवाद हो चुका है, काफी करप्शन के इस पे चार्जेज आ चुके हैं विभिन्न पार्टियों पर। ठीक है, तो ये सब आखिर इतने ज्यादा आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सच्चाई तो है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये तस्वीर आपको बहुत हंसी खुशी वाला दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल इनके बीच इस तरह का संबंध है नहीं। जब भी दोनों एक दूसरे से मतलब आरोप प्रत्यारोप के दौरान ही मिलते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बंगाल के लगाते ही रहते हैं, और एक बड़ा इशू जो उनके बीच रहता है वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर के ही रहता है कि किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये चाहेंगे कि मैं अपने मन मुताबिक के लोगों की नियुक्ति करूं, क्योंकि देखिए चांसलर यही है स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, गवर्नर हैं ये तो चांसलर हैं, और चांसलर हैं तो ये चाहेंगे कि मैं वैसे व्यक्ति की नियुक्ति करूं जो हमारे मन मुताबिक का हो। हालांकि एक सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन फिर भी कोशिश तो व्यक्ति यही करता है, और ये आरोप लगता रहा है। ठीक है, और ये चाहेंगे कि हम अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति करें, और इस बीच में जो है कहीं न कहीं वो जो ध्येय था कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स की नियुक्ति करना था, वह कहीं खो जाता है। पूरी शैक्षणिक व्यवस्था जो है इस राजनीति की वजह से
कहीं ना कहीं चरमरा जाती है। और ये चीजें लगातार जो है देखा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट ये आरोप लगता रहता है कि केंद्र सरकार का जो है आप कह सकते हैं प्रभाव देखा जा सकता है। यही बातें जो है यहाँ पर राहुल गांधी कहने की कोशिश भी करते रहे हैं। और इस सब का प्रभाव जो है यूनिवर्सिटी के माहौल पे पड़ता है, पढ़ाई लिखाई पे पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो जिस भी पार्टी के, जिस भी विचारधारा के लोग वाइस चांसलर होते हैं या विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पे आते हैं, देखेंगे उस पार्टी के वहां के जो छात्र नेता हैं उनका मूवमेंट वहां पर बढ़ जाता है, कैंपस के अंदर उनका दबदबा बढ़ जाता है। छात्र राजनीति की बात करें तो जो चुनाव होते रहता है स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए, उसमें देखेंगे उससे संबंधित पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतने लग जाते हैं। देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, अब छात्रों का काम था पढ़ना, हाँ ठीक है, छात्र राजनीति करना, लेकिन छात्र राजनीति जो है छात्रों के मुद्दों को लेकर के करना। लेकिन देखिए राजनीति या छात्र प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं कि आर्मी पूरी खड़ी है और पूरा जो है पानी का फेंका जा रहा है उनके ऊपर, विभिन्न मुद्दों के साथ ये सड़कों पर उतर आया है। तो कहीं न कहीं ये हमेशा माना जाता रहा है कि यह एक विफलता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा विभिन्न न्यूज़पेपर, विभिन्न छात्रों का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इनका हमेशा ये कहना रहता है कि यूनिवर्सिटी में इन सभी वजह से क्या होता है कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब हो जाता है और फिर वहाँ पढ़ाई हम कर नहीं पाते हैं जो छात्र पढ़ने वाले हैं, और फिर उन्हें जो है कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना पड़ता है जिसके वजह से खर्च भी ज़्यादा आते हैं। और वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है? ये कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है इन कोचिंग सेंटर के सहारे फिर देश के चल रही है। और देख ही रहे हैं हर जगह, चाहे वो आईआईटी का प्रिपरेशन हो, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन हो, चाहे सीए का प्रिपरेशन हो, चाहे लॉ का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी प्रिपरेशन देखेंगे आप, कहीं भी पढ़ाई आप देखेंगे किसी भी चीज़ का, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट तक जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कोचिंग व्यवस्था खराब है? देखिए कोचिंग व्यवस्था तो दरअसल इस एजुकेशन सिस्टम का एक सपोर्ट सिस्टम हो गया है, क्योंकि अगर कोचिंग व्यवस्था ना हो तो यूनिवर्सिटी की क्या शिक्षा व्यवस्था है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने इस तस्वीरों के माध्यम से, ये जो बयान लोगों के हैं, ये जो तस्वीरें हैं, इसके माध्यम से हमने ये चीज़ें देखा है। तो कोचिंग सिस्टम तो एक सपोर्ट कर रही है, लेकिन होना क्या चाहिए था? वाकई क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से पढ़ाई हो, कॉलेजेस में अच्छी तरह से सिलेबस खत्म कराया जाए। और कोचिंग सिस्टम जो होता है ना, वह होता है कि आप जहां चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ गए हैं, आपने पूरी तरह से पढ़ाई कर रही है, प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, थोड़े बहुत मदद के लिए कोचिंग की जरूरत होता है। लेकिन देखा जाता है कि कोचिंग सेंटर ही पूरी तरह से सिलेबस करा रहे होते हैं। वजह वही है कि स्टूडेंट के ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये डिबेट जो है अब यहाँ से फिर से एक बार चल पड़ा है, और ये मामला जो है यहाँ रुकने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए देश के सभी वाइस चांसलर जो हैं यहाँ पर आगे आ रहे हैं, 181 वाइस चांसलर जो हैं वो ओपन लेटर लिख रहे हैं। तो ये चीजें जो है संभव है आगे चल के कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाए। तो और ये मामला सिर्फ वाइस चांसलर के नियुक्ति वगैरह को लेकर के नहीं है, सेवा शर्त को लेकर के नहीं है, इसका निश्चित तौर पर राजनीति पर प्रभाव है। क्योंकि आरोप सीधा सीधा है, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है। जिसकी भी सरकार जिस राज्य में है, किसी एक पार्टी को लेकर के बातें नहीं कही जा रही है, सभी के लिए कहा जाता है कि वो जिस भी संगठन से हैं, जिस भी राजनीतिक दल से हैं, कोशिश करते हैं कि उसी दल से संबंधित व्यक्ति जो है प्रशासन में, कॉलेज के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन में जाए, ताकि उनका प्रभाव जो है इस युवा वर्ग पर पड़ सके। और ये युवा, यही तो वोट भी तो है, इनका वोट भी उन्हें प्राप्त हो सके। खैर, तो आपको इस पर विभिन्न सारे आर्टिकल आते रहेंगे अखबार में, उस पर नजर बना के रखिएगा और आप इसे पढ़ते रहिएगा। इस पर एक प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से भारत की उच्च शिक्षा से संबंधित सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की बात जो मैंने कहा था, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE। जो भी सही जवाब लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि देश में फिलहाल इस तरह का माहौल है कि एक संगठन से जुड़े हुए लोग ही वाइस चांसलर बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी में उन्हीं की नियुक्ति की जा रही है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।